स्टडीज़ चैनल के मीडियम द्वारा इस वीडियो को देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज की ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स के ऊपर है, जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स को लेने जा रहे हैं। तो अगर आप एडीए, जुडिशरी, क्लैट या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो हमारा फर्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च्ड एक स्कीम है। ये स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का बेनिफिट दे रही है। वो पेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका भी इस स्कीम के अंदर बताया गया है कि जब एक एम्प्लॉई जिसने कम से कम 25 साल गवर्नमेंट में जॉब करी हो, गवर्नमेंट जॉब करी हो, तो 25 साल के बाद जब वो रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी। कैसे कैलकुलेट करी जाएगी कि जब वो रिटायर हुआ उस टाइम पे उसकी एवरेज बेसिक सैलरी कितनी थी उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और उसकी पिछले 12 महीने की, रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी कैलकुलेट करी जाएगी। उस बेसिक सैलरी का कर दिया जाएगा 50%। तो वो करके जो अमाउंट आएगी वो पेंशन की अमाउंट मानी जाएगी। तो इस तरह से इस स्कीम के अंदर बताया गया कि कैसे पेंशन को कैलकुलेट करना है। तो ये जो पेंशन है, पेंशन स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी। अब अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि कब इसको अडॉप्ट करे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है इस स्कीम को अडॉप्ट करने वाली। तो महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूपीएस स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये फैसला जो है ठीक असेंबली इलेक्शंस जो अक्टूबर 2024 में होने जा रहे हैं, इस असेंबली इलेक्शंस यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मानना है कि इस डिसीजन से अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लाख स्टेट एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम है। तो इसमें सारे स्टेट एम्प्लॉयज़ कवर हो रहे हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ग्रांट इन एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ग्रांटेड होती है, और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें कवर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इन सब के एम्प्लॉयज़ जो है वो स्टेट एम्प्लॉयज़ में आ रहे हैं। तो उन सबको यूपीएस स्कीम का फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो कुल मिला के 13.5 लाख स्टेट एम्प्लॉयज़ इसमें कवर करने जा रही है गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं सेकंड अपडेट पे। सेकंड अपडेट रिलेटेड है मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी से। 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी। देखिए, आज तक अगर किसी ने भी दूसरों की भलाई के लिए कोई काम किया है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया है, तो हमेशा दुनिया ने उसको याद रखा है, रहती दुनिया तक उसका नाम रहा है। तो ऐसी ही थी मदर टेरेसा। तो 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड करी गई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो हेल्ड करी गई है दुबई के अंदर, दुबई के मिलेनियम प्लाजा के अंदर। 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड करी गई 26 अगस्त 2024 को। और किस ओकेजन पे करी गई? मदर टेरेसा की 114th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उस ओकेजन पे इस इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी को हेल्ड किया गया। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस। और ये जो इवेंट है दुबई के अंदर दूसरी बार हेल्ड किया गया। और दूसरी बात, इसमें जो एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स, असाधारण व्यक्ति जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उनको सम्मानित किया गया इस सेरेमनी के अंदर। तो आपको याद रखना है 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड करी गई? दुबई के मिलेनियम प्लाजा के अंदर। आप देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर दुबई का मिलेनियम प्लाजा, जिसके अंदर मदर टेरेसा का एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर उनको रिगार्ड दिया जा रहा है। आगे चलते हैं थर्ड अपडेट पे। थर्ड अपडेट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट्स जीएसटी भवन इन उदयपुर। तो उदयपुर के हिरन मगरी एरिया के अंदर जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। और इस सेरेमनी को कंक्लूड किया गया विद वैदिक चैंटिंग एंड प्लेक अनविलिंग। प्लेक अनविलिंग क्या होता है कि जैसे जिसमें एक आपने देखा होगा सेरेमनी होती है ना, कि एक दीवार पे एक पत्थर लगाया होता है, उद्घाटन पत्थर जिसको बोलते हैं, जिसपे कुछ लिखा होता है उसकी डिटेल्स, फिर वहाँ से एक कर्टन हटाया जाता है, तो उस सेरेमनी को बोलते हैं प्लेक अनविलिंग। तो ये बताया गया है कि वैदिक चैंटिंग हुई, यानी कि मंत्रोच्चारण हुआ, और साथ ही में प्लेक अनविलिंग यानी वो पर्दा हटाने वाली जो उद्घाटन की सेरेमनी होती है उसको कंडक्ट किया गया। और जो कहते हैं ये बिल्डिंग है,
जीएसटी भवन बिल्डिंग है, ये बहुत देर से कंस्ट्रक्शन में थी। 2020 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, बट कोविड पैंडमिक की वजह से वो डिले हो गई थी। तो अब जो न्यू जीएसटी भवन है वो बन के तैयार हो गया, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग हॉल है, डेटा एनालिटिकल सेंटर है, लाइब्रेरी, इंक्वायरी सेल, गेस्ट हाउस। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं इस न्यू जीएसटी भवन के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी भवन का उद्घाटन जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया, फोटो के अंदर देख सकते हो, तो उनके द्वारा जो किया गया, कहाँ पे किया गया, उदयपुर के अंदर किया गया, हिरनमगरी एरिया में। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया, जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, उदयपुर में किया। तो ये 3 चीज़ें मेन हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं 4th अपडेट पे। 4th अपडेट रिलेटेड है भारती एयरटेल से। तो मेन अपडेट ये है कि भारती एयरटेल और एप्पल इन दोनों की हो गई है पार्टनरशिप। तो इससे क्या होगा कि जो एप्पल है अब वो भारती एयरटेल के जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको देने जा रहा है बहुत अच्छी सुविधाएं। तो भारती एयरटेल एंड एप्पल हैव पार्टनर टू ब्रिंग एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑफ एप्पल टीवी एंड एप्पल म्यूजिक टू कस्टमर्स इन इंडिया। तो इसमें होगा क्या, जो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के कस्टमर्स हैं इंडिया के, जिनके पास प्रीमियम एयरटेल वाईफाई है और पोस्ट पेड प्लान्स है, तो ऐसे कस्टमर्स को अब हॉलीवुड का बहुत बढ़िया सा कंटेंट देखने को मिलेगा एप्पल टीवी का। तो इसके साथ वो एंजॉय कर पाएंगे बेस्ट एंड अवार्ड विनिंग हॉलीवुड कंटेंट ऑन एप्पल टीवी। तो कहते हैं इससे होगा क्या, जो एयरटेल की ओटीटी सर्विसेज हैं वो और भी अट्रैक्टिव हो जाएंगी। ओटीटी सर्विस आपको पता है क्या होती है? ओटीटी सर्विस होती है ओवर द टॉप सर्विसेज, जिसमें जितना भी जो वीडियो और स्ट्रीमिंग कंटेंट होता है, जैसे मूवीज़ है, टीवी शोज़ है, ये सारी ना इंटरनेट के थ्रू, डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है कस्टमर्स को। जैसे आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ये सब ओटीटी में आते हैं। क्योंकि जब हम नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू ही वो सारा कंटेंट डाला जाता है और इंटरनेट के थ्रू ही हम उस कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसी सर्विसेज को ओटीटी सर्विस बोलते हैं। तो माना जा रहा है कि एयरटेल की जो ओटीटी सर्विसेज है वो और भी इम्प्रूव हो जाएंगी इस पार्टनरशिप के थ्रू। तो आपको याद रखना है कि इन 2 की पार्टनरशिप होने जा रही है, भारती एयरटेल की और एप्पल की। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है वर्ल्ड वाटर वीक से। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सीवी, ये ऑर्गेनाइज किया इसने वर्ल्ड वाटर वीक ऑन 25 टू 29 अगस्त 2024। पूरा हफ्ता इन्होंने वाटर वीक को सेलिब्रेट किया, जिसमें वाटर से रिलेटेड जो भी ग्लोबल लेवल पे मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया गया। और ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है ये हर साल मनाया जाता है, 1991 से मनाया जा रहा है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। जो इस बार का थीम रहा है वो रहा है कनेक्टिंग बाउंड्रीज, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, जिसमें कि डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट किया गया और मिलके उन्होंने वाटर से रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया कि कैसे वाटर को सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है और किस तरह से वाटर को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो विद एन एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड कम्युनिटीज़ थ्रू वाटर, की कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और कम्युनिटीज़ हैं आपस में कनेक्ट करेंगी इन मुद्दों को लेके। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर वीक कब सेलिब्रेट किया गया, 25 से 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, हर साल मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था, कनेक्टिंग बाउंड्रीज, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। जो हमारा 6th अपडेट है वो नैस्कॉम से रिलेटेड है। नैस्कॉम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नैस्कॉम के द्वारा सिंधु गंगधरन को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन। सिंधु गंगधरन जो कि एमडी है सैप लैब्स इंडिया की, तो उनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम। तो हमारा अपडेट क्या है, नैस्कॉम एज अपॉइंटेड सिंधु गंगधरन जो कि एमडी है सैप लैब्स इंडिया की, उनको न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है नैस्कॉम का। एंड शी विल रिप्लेस राजेश नाम्बियार। पहले इस पद पे राजेश नाम्बियार है एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड सैप लैब्स इंडिया। गंगधरन ब्रिंग्स एक्सपीरियंस एंड अ विजन टू हर न्यू पोजीशन एट नैस्कॉम। तो ये फर्स्ट वुमेन है इस कंपनी को लीड करने वाली। तो कहते हैं इसके साथ वो अपना एक्सपीरियंस और विजन लेके आ रही है, जिससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है नैस्कॉम को। और कहते जो उनका मेन फोकस रहेगा सिंधु गंगधरन का, वो रहेगा कि इंडिया की टेक्नोलॉजी को और एडवांस कैसे बनाया जा सकता है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू इंडिया की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना इनका मेन जो है फोकस है। तो आपको याद रखना है कि नैस्कॉम के
चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? सिंधु गंगधरन, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। 7th अपडेट रिलेटेड है आईसीसी से। बीसीसीआई's जे शाह बिकम्स आईसीसी's यंगेस्ट चेयरमैन, रिप्लेसेस ग्रेग बार्कले। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जे शाह। जे शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और आपको पता होगा जे शाह जो हैं वो अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उनके बेटे हैं। और सबसे कम एज में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले ये फर्स्ट पर्सन है। तो एट द एज ऑफ 35 शाह हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू लीड आईसीसी। ही विल ऑफिशियल टेक ओवर द रोल ऑन December 1, 2024। और इसके साथ ही वो 5th इंडियन बन जाएंगे इस पोस्ट को होल्ड करने वाले, और पहले यंग पर्सन है टू लीड आईसीसी। ये आपको याद रखना है, यंगेस्ट पर्सन टू लीड आईसीसी और 5th इंडियन है टू होल्ड दिस पोस्ट। और जे शाह को इलेक्ट किया गया है आईसीसी का चेयरमैन, और जे शाह जो है वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। 8th अपडेट पे चलते हैं। 8th अपडेट रिलेटेड है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक विंस 4 अवार्ड्स एट आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इनको 4 अवार्ड्स मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव के अंदर मिले हैं। तो वो कौन से अवार्ड्स हैं? इंडियाज़ बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, बेस्ट परफॉर्मर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट परफॉर्मर ऑन एसेट क्वालिटी एंड बेस्ट परफॉर्मर ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 4 अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं। किस बैंक को मिले हैं आपको याद रखना है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 4 अवार्ड्स विन किए हैं, कहाँ पे? आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव। तो ये थे हमारे आज के 8 मेन अपडेट्स। बाकी के अपडेट्स करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन JLL's ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में बेसिकली ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बात करी गई है, JLL। JLL ना हर बार एक इंडेक्स निकालता है, तो वो इंडेक्स होता है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर कुछ कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है ट्रांसपेरेंट जोन के अंदर। तो अब ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो JLL है, उन्होंने जो इस बार 2024 के अंदर ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स निकाला है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इंडिया को इंक्लूड किया है इस लिस्ट के अंदर, इंडिया इन द ट्रांसपेरेंट जोन। तो इंडिया भी अब ट्रांसपेरेंट जोन माना जा रहा है रियल एस्टेट के सेक्टर में। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक है 31st। टोटल 89 कंट्रीज़ आती हैं इसके अंदर। तो 89 कंट्रीज़ की इस लिस्ट में अब इंडिया 31st रैंक पे आ रहा है। तो इसके साथ आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम इंडिया को इस ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के अंदर डाला गया है। सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम फॉर आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चूज़ किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो आप फोटो में देख सकते हैं, हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है एज कैप्टन ऑफ इंडियन विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। हरमनप्रीत कौर को कैप्टन नियुक्त किया गया और स्मृति मंदाना विल बी द वाइस कैप्टन। और ये जो वर्ल्ड कप है विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ये UAE के अंदर हेल्ड किया जाएगा October 3 से October 20 के बीच में। और 15 मेंबर की टीम बनेगी अंडर द कैप्टेंसी ऑफ हरमनप्रीत कौर। वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? दुबई के अंदर करी गई है। कौन सा प्लाजा था? मिलेनियम प्लाजा के अंदर हेल्ड करी गई थी August 26, 2024 को, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा, 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री Amazon हैज लॉन्च्ड AI powered shopping assistant chatbot named Rufus, which is designed to provide product recommendations, advice and updates to customers। तो ये नया क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि Amazon ने हाल ही में किस कंट्री के अंदर अपना एक AI powered shopping assistant chatbot लॉन्च किया है जिसका नाम है रफस। तो पहले थोड़ा सा इस चैटबॉट के बारे में जान लेते हैं। ये जो चैटबॉट है Amazon के द्वारा लॉन्च किया गया है।
कौन सी कंट्री में किया गया, इंडिया के अंदर किया गया है। और बेसिकली ये चैटबॉट है क्या, ये चैटबॉट क्या करेगा, कस्टमर्स को असिस्ट करेगा शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स को और बेहतर बनाने के लिए एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है अमेज़ॉन के थ्रू। और अमेज़ॉन का ये जो चैटबॉट है जिसका नाम है रफस, तो इसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे जाके। अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे नेविगेशन बार पे नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे बॉटम पे एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है इसको एक्सेस करने के लिए, और जिस पे जाके जो कस्टमर्स है अपने क्वेश्चंस पूछ सकेंगे टाइप करके या फिर अपनी वॉइस के अंदर। तो बेसिकली एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया ताकि कस्टमर्स जो है अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सके। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अमेज़ॉन ने जो एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है रफस, तो कौन सी कंट्री के लिए किया गया है, तो आंसर है इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as Apple's new finance chief ahead of company's product launch and what were his previous senior leadership roles। तो क्वेश्चन ये है कि एप्पल के जो नए वित्त प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया और उनकी पिछली वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाएं क्या थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। किसको नियुक्त किया गया है, केवन पारेख को नियुक्त किया गया है। एप्पल हैज़ अपॉइंटेड केवन पारेख एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो न्यू CFO 1 जनवरी 2025 को अपॉइंट होंगे और ये रिप्लेस करेंगे जो एग्जिस्टिंग CFO हैं उनको। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि व्हाट वर हिज प्रीवियस सीनियर लीडरशिप रोल्स, तो पहले उनके क्या रोल्स रहे हैं। तो पारेख जो है एप्पल के साथ काम कर रहे थे फॉर पास्ट डेकेड एंड वॉज मोस्ट रिसेंटली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो अभी रिसेंटली ये वाइस प्रेजिडेंट थे फाइनेंस प्लानिंग और एनालिसिस के। अब वो ज्वाइन करेंगे एज कंपनीज CFO केवन पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन इन द मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री हु हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट प्रेजिडेंट। तो मलयालम सिनेमा उद्योग में बढ़ते हुए सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस को देखते हुए हाल ही में कौन से प्रेसिडेंट ने अपना इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। तो आंसर है मोहन लाल। तो और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने रेजिग्नेशन दिया है। और मोहन लाल जो हमारा मेन अपडेट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि मोहन लाल जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के, तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है ग्रोइंग सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस को लेके। विद एन एम टू प्रमोट डिजिटल इनोवेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स 5th TCS स्पेस स्टूडियो इन विच कंट्री। तो डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में अपना 5वां TCS स्पेस स्टूडियो किस देश में लॉन्च किया है। तो आंसर है फिलीपींस। पहले भी ऐसे 4 स्टूडियोज हैं ऑलरेडी प्रेजेंट इन रियाद, सिडनी, लेटरकने, स्टॉकहोम। तो अब 5th स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया गया है फिलीपींस के अंदर। तो क्वेश्चन ये था कि TCS ने अपना 5वां TCS स्पेस स्टूडियो कहाँ पे लॉन्च किया है, फिलीपींस के अंदर। पहले ये 4 कंट्रीज में था, अब ये 5वां है फिलीपींस के अंदर। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ नास्कॉम, तो हम ये कर चुके हुए हैं। सिंधु गंगाधरन को अपॉइंट किया गया है एज प्रेजिडेंट ऑफ नास्कॉम। अब आगे चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन JLL's ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024। तो JLL के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, 31st। और हमने किया था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया को इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। और टोटल 89 कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया जो है वो 31st रैंक पे आ रहा है इस इंडेक्स के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियाज विमेंस क्रिकेट टीम फॉर द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो आंसर है हरमनप्रीत कौर। वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड, दुबई के अंदर। रिसेंटली इन विच कंट्री Amazon हैज लॉन्च्ड इट्स AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट नेम्ड रफस। तो इंडिया के अंदर एक डेडिकेटेड बटन भी दिया है इसको एक्सेस करने के लिए Amazon ऐप पे। अहेड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एप्पल न्यू फाइनेंस चीफ। हमने अभी पढ़ा था इसको कि एप्पल के जो न्यू फाइनेंस चीफ हैं, न्यू CFO हैं, वो कौन होंगे, केवन पारेख। हु हैज़ रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA प्रेजिडेंट। इस पोस्ट पे किसने रेजिग्नेशन दिया है, तो मोहन लाल।
With an aim to boost digital innovation, TCS recently launched its fifth TCS in which country? Philippines. Who was recently appointed as the president of NASSCOM? Sindhu Gangadharan. Which Indian Institute of Management? कौन से IIM की बात हो रही है? IIM. कौन से IIM ने रिसेंटली MOU साइन किया है विद एल्यूमिनस मैथ्यू सीरियक to set up the country's first global center of excellence on private equity and venture capital? तो कौन से IIM ने MOU साइन किया है इनके साथ जिसमें कंट्री का फर्स्ट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल सेटअप किया जाएगा? तो आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर. विच एल्यूमिनियम कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विद इंडियन आयरन एंड स्टील स्किल्स काउंसिल फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़? तो कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है IISSSC के साथ? तो आंसर है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. तो इसके साथ ही हमारे आज के जो मेन अपडेट्स थे हमने कवर कर लिए हैं. यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ.